नमस्कार बच्चों, हमने जो है 15 नंबर चैप्टर की पूर्णतः बात कर ली। अब हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 की। उसके बाद में आपका 17 नंबर चैप्टर है वो लास्ट में रहेगा। 16 नंबर चैप्टर की जो है हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सबसे पहले ब्रह्मांड एवं जैव विकास। ब्रह्मांड एवं जैव विकास समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर के नाम से हम लोग आगे की जो बातें हैं वो सही से सीख पाते हैं, क्योंकि चैप्टर के नाम में सभी बातें निहित हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड अर्थात जो भी हमें चारों ओर दिखाई देता, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी पर अन्य ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, जो भी हमें दिखाई देते हैं वो सब ब्रह्मांड का ही एक रूप है। हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, इसके बारे में क्या विचार हैं वैज्ञानिकों के, ठीक है ना। यूनिवर्स इसको बोला जाता है। यूनिवर्स क्या बोला जाता है? यूनिवर्स। दूसरा शब्द जो है वो है जैव विकास। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास का मतलब है जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से पेड़ पौधे बने, उनकी जो बहुत सारी जातियां बनी, किस प्रकार से मानव का जो ये आज का वर्तमान रूप है कैसे बना और बनता जा रहा है, इसे जैव विकास को कहते हैं। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपके जो है टॉपिक रहेगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑर्गन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो, इस उत्पत्ति के विषय में प्राचीन मान्यता तो यह है कि ब्रह्मांड वर्तमान में जैसा दिखाई देता है वैसा ही ये सदा से रहा है। वर्तमान में जैसा हम लोग देख रहे हैं वैसा ही रहा है। इस परिकल्पना में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। पृथ्वी को क्या माना गया है? पृथ्वी को केंद्र माना गया है, ठीक है। इसमें एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोपरनिकस। कौन वैज्ञानिक था? कोपरनिकस द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो यह परिकल्पना छोड़ दी गई। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यह माना गया कि पृथ्वी इसका क्या है? केंद्र है। लेकिन कोपरनिकस ने कुछ सिद्धांत या कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की जिनके अनुसार यह परिकल्पना क्या हो गई? छूट गई कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके बाद में 1917 में 1917 के अंदर वैज्ञानिक आइंस्टीन, नाम सुना है आप लोगों ने? वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्थिर ब्रह्मांड जो है इसका विचार को पुनः जीवित किया। इसके विचार को उन्होंने क्या किया? पुनः जीवित किया। 1917 में आइंस्टीन ने अपने विचार रखे स्थिर ब्रह्मांड के बारे में और विचारों को जो है पुनः जीवित किया इन्होंने। ऊपर की ओर देखने पर हम जब रात को या फिर अन्य जब भी देखते हैं, ऊपर की ओर देखने पर हमें अनंत आकाश दिखाई देता है। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत ना हो। अनंत आकाश जो है वो हमें दिखाई देता है। दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण और सूर्य और कभी कभी चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। भाई अगर हम दिन में बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो है वो तेज होता है। तेज प्रकाश के कारण हमें सूर्य और
या फिर चंद्रमा लगभग दिखाई दे जाते हैं दिन के समय, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब रात होती है, सूर्य के छिपने के बाद रात होने पर आकाश को देखने पर आप लोगों को बहुत सारे ग्रह, कुछ ग्रह, असंख्य तारे, सूर्य भी एक तारा है, तारे व अन्य पिंड दिखाई देते हैं। ऐसा हुआ है ना बच्चों, आपके साथ भी हुआ होगा जब आप नाइट में ये अगर नज़ारा देखते हो तो। इस संपूर्ण समूह को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। संपूर्ण समूह को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था जब ब्रह्मांड की बात कर रहे थे। जो भी हमें दिखाई दे रहा है, हमारे आसपास जितने भी ब्रह्मांड, हम जब रात को ऊपर की तरफ देखते हैं, पृथ्वी भी एक ब्रह्मांड का रूप है। पृथ्वी किसका रूप है? एक ब्रह्मांड का रूप है। सूर्य एक ब्रह्मांड का रूप है। तारे जितने भी है ब्रह्मांड का रूप में है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो ब्रह्मांड का रूप हैं। तो इन सब समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। और जिस विज्ञान में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे ब्रह्मांड विज्ञान, ये तो आप बता दोगे, लेकिन इंग्लिश में इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी इसको बोला जाता है। हमारी पृथ्वी इसी अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा अंश माना जाता है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स एक ही है या अधिक, इस विषय पर अनेक वैज्ञानिकों की अभी तक कोई मत नहीं है कि ब्रह्मांड एक ही है या और कोई भी ब्रह्मांड है। लेकिन ऐसा कोई विचार अभी तक किसी वैज्ञानिक या किसी विद्वान का नहीं आया। अभी तक एक ही ब्रह्मांड माना जाता है कि पूरा एक ही ब्रह्मांड है। अब हम भारतीय अवधारणा की बात करते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में इंडियन क्या कहते हैं। इंडियन क्या कहते हैं? तो इंडियन कॉस्मोलॉजी की हम बात करेंगे। इंडियन कॉस्मोलॉजी की हम लोग बात करेंगे। इंडियन कॉस्मोलॉजी की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वैदिक काल से विचार होते आ रहे हैं। कब से? वैदिक काल से विचार होते आ रहे हैं। अब क्या विचार होते आ रहे हैं वैदिक काल से, उनकी हम लोग बात करेंगे। आजकल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न पर वैचारिक वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भारत में ये कार्य ऋषि किया करते थे। भारत में ऋषि बोला जाता था, आजकल उनको वैज्ञानिक बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे चरक है, सुश्रुत है, ये बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी विज्ञान की बातें हैं वो बताई हैं। ऋग्वेद के नादस्यी सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। किसमें? ऋग्वेद। वेद है ना, भारत के 4 वेद हैं, उनके अंदर जो ऋग्वेद है उसके नास्तीय सूक्त में क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा जो है वो की गई थी। ऐसा नहीं है कि हम इन 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में पहुंचकर ब्रह्मांड के बारे में जानने के इच्छुक हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत पुराने समय से, वैदिक काल से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के व्यक्ति इच्छुक थे कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। तो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि नास दासीनो सदा सीतादानी नासी दर्जो नो वयामो पुरोयत किमावरीय कुह कस्य और सरम नभ्य किमासिद गहन गंभीरम। एक श्लोक लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर, पेज नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर इसका अर्थ क्या होता है वो आपको मैं जल्दी ही बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम आपने सुना है। उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऋग्वेद की इन्हीं सूक्तों का उल्लेख किया गया है। जर्मन विद्वान मैक्स मुल्लर ने इस सूक्त को उत्पत्ति का गीत कहा है। किसने? जर्मन वैज्ञानिक था मैक्स मुल्लर। इन्होंने उत्पत्ति का गीत इनको बोला है, इस श्लोक को जो अभी मैंने आपको सुनाया। भारतीय खोज धारावाहिक के शीर्षक गीत के रूप में इसका हिंदी अनुवाद निम्न रूप से प्रस्तुत किया गया। मैंने अभी कहा था ना, इसका आपको अर्थ बताऊंगा। तो देखिए, सृष्टि से पहले सत नहीं था, नास दासीनो सदा सीतदानी। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं
अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। ये इसका अर्थ जो है वो बताया गया। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने विचार रखे। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक ज्ञान को समझाते हुए कहा कि चेतना ने एक से अनेक होते हुए ब्रह्मांड का निर्माण किया है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों और वस्तुएं दिखाई देती हैं, मगर वो मूल रूप से उस चेतना के रूप हैं। इस विश्वास को अद्वैत कहा गया। क्या कहा गया? अद्वैत। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया गया और अभी कई बार दिया जाएगा। हर प्रयास के साथ अद्वैतवाद पुष्ट होता जाएगा, लेकिन पूर्णतया स्पष्ट मत अभी तक किसी का नहीं आया है। सृष्टि में चारों ओर नज़र दौड़ाने पर लगता है कि हर वस्तु एक बीज से प्रारंभ होती है। मानना है कि अगर हम सृष्टि या ब्रह्मांड में चारों ओर से नज़र डालते हैं तो हर वस्तु एक बीज से प्रारंभ होती हैं, विकास करते हुए अपने चरम पर पहुंचती हैं तथा अंत में बीज बनाकर नष्ट हो जाती हैं, जिससे वो बीज जो है वो बना रह जाता है, फिर से उससे नया पादप या जंतु उत्पन्न होता है या हर वस्तु उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक बर्ड्स है और एक पक्षी के एक अंडा से अपना जीवन प्राप्त करता है और उसका अस्तित्व भी अंडे द्वारा आगे बना रहता है। उस अंडे द्वारा ही, जैसे मान लीजिए मानव एक बच्चे को जन्म देता है, उस बच्चे पर ही आगे का जो जीवन है वो बना रहता है। अंडे और पक्षी का चक्कर बार बार दोहराया जाता है। यही संपूर्ण सृष्टि का नियम है। कहा जाता है कि परमाणु जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार ब्रह्मांड बनता है। एटम जो जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वो जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से क्या है, ब्रह्मांड बनता है। प्रत्येक कार्य के पीछे अगर हम लोग बात करें, प्रत्येक कार्य के पीछे उनका कारण छिपा होता है। कारण सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। अगर हम महर्षि कपिल की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था नाशय कारणालय, अर्थात किसी का नाश होने का अर्थ उसके अपने कारण में मिल जाना है। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का मरना उसका पंचभूतों से मिलना है। रसायन शास्त्र व भौतिक शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया गया और अभी कई बार और दिया जाएगा। ये बात किसने कही थी कि सृष्टि के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कई बार कहा जा चुका है और कई बार और कहा जाएगा। उसके बारे में विचार जो है वो दिए जाएंगे। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। अब देखिए, एक पेड़ जो है वो किससे बनता है? बीज से बनता है। वृक्ष से क्या है? वृक्ष जो है वो सीड या बीज से बनता है, मगर बीज परंतु ही वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को भूमि में कुछ इंतजार करना होता है, अपने को तैयार करना होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में कुछ समय के लिए आवश्यक अवक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। इसे ही प्रलय या सृष्टि की पूर्व की अवस्था कहते हैं। प्रलय या पूर्व की अवस्था कहा जाता है। जगत के कुछ समय सूक्ष्म रूप में रहकर फिर प्रकट होने के समय को एक कल्प कहा जाता है। फिर उसको क्या कहा जाता है? एक कल्प जो है वो कहा जाता है। किसको? कि जगत के कुछ समय सूक्ष्म रूप में रहकर उसका फिर से प्रकट होने का समय, उसके फिर से प्रकट होने का समय क्या कहलाता है? एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मांड इसी प्रकार कई कल्पों से चलाता आ रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर उसके अंतर्गत होने वाली परमाणु तक सभी वस्तुएं इसी प्रकार जो तरंगाकार में रूप में चलती रहती हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने ये बातें देखी। इसी के साथ अगर हम बात करें सृष्टि रचनावाद या डिज़ाइन थ्योरी का अगर बात करें तो वो भारतीय विचार के समान ही है। स्वामी विवेकानंद भौतिकवादियों की इस बात से भी सहमत थे कि बुद्धि ही सृष्टि क्रम का एक चरम विकास है। आजकल हमें मनुष्य के रूप में प्रकट बुद्धि दिखाई देती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्धि की उत्पत्ति अब हुई है। बुद्धि है प्रकट रूप से सदैव ही थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास जो है वो बढ़ता गया और उस सर्वव्यापक बुद्धि का नाम ही आज के दिन क्या है? ईश्वर है, जो आज विश्व में प्रकट हो रही है। वैदिक काल में आज जैसे वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे, भाई आज जो साधन उपलब्ध हैं वो वैदिक काल में नहीं थे, उनकी हम चर्चा नहीं कर सकते। उस समय ब्रह्मांड उत्पत्ति विषय में कल्पना करना बहुत बड़ी बात थी कि उस समय ना तो इतनी ज़्यादा विकसित बुद्धि थी और ना ही उस समय कोई साधन थे। आज तो चांद पे व्यक्ति जा सकता है,
बहुत सारी बातें साइंस ने बताई हैं। तो ये बातें जानने के उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके बारे में कल्पना करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आज के कई नोबेल पुरस्कार जो वैज्ञानिक हैं, वेदों में कही गई बातों का भी समर्थन करते हैं। नोबेल प्राइज़ किसी ऐसे ही व्यक्ति को नहीं मिलता है जो विश्व के लिए काम करते हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के लिए काम करते हैं, जिनकी बातें बिल्कुल स्पष्ट और सही होती हैं, उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो बातें वेदों में कही गई वो सत्य हैं, उनका समर्थन करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम इस बात को मानने में सहमत हैं। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मांड व जैव विकास चैप्टर शुरुआत की है आज, और इसके बाद में हम सिद्धांतों की बात करेंगे जो इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है। जैव केंद्रितता का सिद्धांत है, बिग बैंग की परिकल्पना, वो बातें हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।